पति ने कहा तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये तो बहुत तेज बुद्धि का होता है और प्रयोग है इसमें सेवा भाव हुआ था। गाय रखी हुई थी, उनका गोबर काटता था, उनका दूध निकाल कर माता जी को सौंपता था, उनके पास पंचाने जो थी, उनके भी कपड़े धो देता था और गुरु जी के भी कपड़े धो देता था। मैं जो स्कूल में पढ़ता था, चौथी कक्षा तक पढ़ाई थी। एक गांव में, हमारे गांव में तो स्कूल नहीं था, एक गांव में कक्षा 2 तक का स्कूल था, वहां पढ़ाई हुई। इसके बाद और गांव था बहुत बड़ा राजपूत होगा, वहां पढ़ाई हुई, वहां चौथे कक्षा तक का स्कूल था। चौथे कक्षा में भी बड़े बड़े भेन थे पढ़ने, जवान 20-20 साल। तो 3-4 पंडित रहते थे पढ़ाने वाले, सब ब्राह्मण थे। वो रोटी अपने हाथ से बना के खाते थे, किसी का निमंत्रण नहीं खाते थे, किसी को नहीं रोटी नहीं खाते थे। रोटी बनाने से पहले चौका लगनी चाहिए, झाड़ू लगनी चाहिए, उसके बाद सब सामान वहाँ तैयार रहना चाहिए। वो जाते थे नंबर वार और रोटी बनाते थे और खा करके सब लोग निकल जाते थे। नंबर जिसका होता था वो विद्यार्थी जा करके बर्तन मांजता था, झाड़ू लगाता था, सफाई करता था, चौका लगाता था। तो राजपूतों के लड़के थे पढ़ने वाले, मैं एक ब्राह्मण का था। मुझे बर्तन बांधने में परेशानी नहीं होती थी, कपड़े धोने में परेशानी नहीं होती थी, तो सभी पंडित मेरे से बहुत ही प्रसन्न रहते। और राजपूतों के लड़के को किसी दिन नंबर आता था बर्तन बांधने का, तो समझो पहाड़ टूट पड़ा, उसके मौत आ गई। उसे बहुत जोर पड़ता था, रोता था अपने भाग्य को, यहाँ कहाँ मुझे दे। किंतु मैं बर्तन बड़ा आराम से मानता था, चौका लगाता था, उन पंडितों के कपड़े भी धो देता था और सारा काम जो कुछ होता था करता था, बड़े खुश रहता था। एक मजेदार बात और थी, वे सब हमारे गांव से पश्चिम दिशा के थे और हमारे गांव के पास एक नदी पड़ती थी। जब रविवार की छुट्टी होती थी तो वे शनिवार में चलते थे, हमारे घर पहुंचते थे। तो हम उनको बहुत बढ़िया बढ़िया खीर खिलाते थे छठ में, और अगले दिन भी खिला के बैठते थे, जिस दिन मिल जाते थे तब भी खिलाते थे, हलवा पूरी बढ़िया खाना खिलाते थे। ब्राह्मण थे, खाने से बहुत खुश रहते थे। हमारा मेरा ये वही रहा, मेरी प्रवृत्ति खिलाने की बहुत थी। माता जी की थी, हमारी माता जी थी, उनकी भी प्रवृत्ति बहुत थी। और तुम जानते हो उसमें 8 चक्की का रिश्ता था, हाथ और चक्की। माँ धनी चक्की जोड़ती थी और मैं भी चला जाता था, तो एक हाथ उस चक्की में मेरा होता था, एक माँ का। उन दिनों मक्का की फसल ज्यादा होती थी, गेहूं की कम होती थी, क्योंकि पानी के साधन नहीं थे, गेहूं पानी के बिना नहीं होता, बरसात की फसल मक्का हो जाती थी। इसलिए ज्यादातर समय साल में मक्का खाई जाती थी। मक्का की पिसाई बहुत कठिन है। निश्चलदास जी ने कहा, मैं तो एक साधु का शिष्य हूँ, मुझे तो ब्रह्मचारी रहना है और मुझे शादी नहीं करानी। मेरे गुरु जी ने मुझे पढ़ने के लिए भेजा था, ये आज्ञा दी थी, मैंने इसका पालन किया। लड़के ने कहा मैं जहर खा के मर जाऊंगी यदि मुझे नहीं करोगे तो मुझसे शादी करो। बड़ा झगड़ा मच गया उस परिवार के अंदर। लड़के बहुत मजबूत है कहने से, जब जिद को करते हैं तो किसके मजाल है तो मुकाबला कर जाए। पंडित के सामने एक बात जहाँ पहुंची, मां से छोड़ करके पंडित ने कहा कि तुम शादी करो, तुम्हारे लड़के तुमसे शादी करना चाहते हैं, अच्छी पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, काम करने वाली है। इन्होंने मना किया, आए बाएं करा, इधर उधर काम नहीं चला। आखिरकार ये कहा, महाराज मैं आपकी लड़की का अधिकारी नहीं हूँ। क्यों? कि मैं जाट का लड़का हूँ, जाट का लड़का हूँ, आपके लड़के का अधिकारी तो कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। तुमने धोखा क्यों दिया? कहने लगे मैं सारे बनारस में खूब घूमा, जाट को कोई पढ़ाने को तैयार नहीं हुआ, तो मुझे पढ़ना था, गुरु जी की आज्ञा थी पढ़ाई करने की, तो मुझे झूठ बोलना था, अपना काम बढ़ाना। तो ब्राह्मण नाराज हुआ, गुस्सा
गुस्से में भी आया। उसने कहा मैं तो ये खराब दे देता, पर तुमने सेवा बहुत की है इसलिए मैं तुझे बात नहीं करता। यदि तू संस्कृत का ग्रंथ लिखेगा तो तुझे कोमल हो जाएगी। उसने हाथ जोड़ कर कहा महाराज मैं हिंदी का लिखूंगा तो संस्कृत करना है। तो निश्चलदास बड़े भाई विद्वान थे, उन्होंने इसका पालन किया। एक ग्रंथ लिखा वृत्ति प्रभाकर, बनारस में रहे थे लंबे समय, पढ़ाई करते रहे। वहां पर पंडितों से भी दूसरे लोगों से जान पहचान थी, तो बनारस कभी कभी जाया करता था। पंडितों ने विचार देखा कि पंडित ने क्या ग्रंथ लिखा है हिंदी का, इतना विद्वान हो गया। ये बात कभी किसी से नहीं कही। गुरु जी महाराज होते हैं सब क्या ग्रंथ लिखा है, इसमें कुछ नहीं, हिंदी का ग्रंथ लिखा है, इतना विद्वान होकर के। तो निश्चलदास ने चलो हम विद्वानों के लिए लिख देंगे। तो विद्वानों के लिए हिंदी का ग्रंथ लिखा, उसका नाम है वृत्ति प्रभाकर। वह विद्वानों की समझ में नहीं आता। विचार सागर तो सरल है, विचार सागर सरल है हिंदी का, और वो जो वृत्ति प्रभाकर है वो बहुत कठिन है, उसमें न्याय ज्यादा है। तो उसमें विद्वान लोग भी चक्कर काटते हैं, फिर वो ग्रंथ लिखते हैं। कैसे पढ़ाई करें ना, झूठ बोल कर धोखा दे करके। बाद में समय बदल गया, अब तो ये गुजरा नहीं। स्कूल खुले सरकारी, उसमें कोई संस्कृत भी पढ़ो, हिंदी भी पढ़ो, उर्दू भी पढ़ो, अंग्रेजी भी पढ़ो, सब कर लिया। पहला जमाना से बहुत खराब रहा है, बहुत सुधार हुआ नहीं। तो कहते हैं तुम देखो रस्सी पड़ी है, सड़क का भरना हो जाए तो बड़ा भारी भय लगता है। सड़क का बड़ा भारी भय लगता है, सड़क काटने का है और मृत्यु हो जाती है। पड़ी थी रस्सी, भय हुआ सड़क पर, किंतु ठीक विचार करने पर, प्रकाश लेकर के बैटरी लगा करके देखने पर पता चला कि रस्सी है, तो सड़क का भय निवृत्त हो जाता है। सम्यक विचार से वैदिक तत्व की अवधारणा से हो जाती है, और भ्रांति से युक्त हुआ महासर्प जो है उसके दुख का विनाश करती है। अधिकारी महाशास्त्र फल से विषय से कहना उपायादेश का राज्य अधिकारी महाशास्त्र फल सिद्धि, फल की जो सिद्धि होती है वो अधिकारी को ही आशा की जा सकती है, अधिकारी को ही होते हैं। जो अधिकारी नहीं होता उसे तो आशा की नहीं जा सकती। और दूसरे जो सहायक साधन है स्थान का और काल का, वो सहकारी साधन है, सहयोग साधन है। पवित्र देश के अंदर बैठ करके स्वाध्याय करें, बृहदारण्य कुंभ में सब है, उसको पढ़ने पढ़ाने के लिए तो पानी में चला जाता था, उसका नाम ही बृहदारण्य पढ़। बड़े भारी पढ़ने खाने पीने का प्रबंध करके, झोंपड़े बनवा करके, कुछ लोग एकांत में शांत भाव से बैठ करके विचार करते थे, उसकी पढ़ाई करते थे। अच्छा फोन जो था ये नहीं रखते। अभी भी कई जगह कॉलेजों में, विद्यालयों में फोन हटवा दिया जाता है, फोन लेकर प्रवेश नहीं। एक लड़के राजस्थान से आए थे पढ़ने के लिए शांति कुंज में, जब फोन के लिए पाबंदी लगाई गई, उसने कहा मैं मर जाऊंगा पर फोन नहीं छोड़ना। बहुत बड़े धनी परिवार के थे, आखिरकार वापिस फोन छोड़ने की शर्त को मानने को तैयार नहीं हुआ, हर समय काम पर फोन करता। अच्छा वन में चले जाते थे, उसका अर्थ यह है कि कोई भी घर गृहस्थी, कोई मर गया, कोई पैदा हो गया, उसका हर्ष और शोक से रही। और कोई मरता है घर में तो फौरन समाचार आ जाता है, शादी ब्याह होते हैं उसमें हम रहते हैं। सब महात्मा लोग जो हैं उनको लोग बुलाते हैं, हमारे यहाँ लड़की की शादी है, कौन है,
वो दौड़े दौड़े जाते हैं, लड़की के साथ में वो भी नाचते हैं, महात्मा लोग नाचते हैं सब, जब और लोग नाचते हैं महात्मा नाचते हैं, करीब करीब पैसे कुछ और बढ़ गए कादू नहीं तो महात्मा नाचते हैं। जो खाना वे खाते हैं बिल्कुल खाने योग्य नहीं होता, धार्मिक लोगों के खाने योग्य वह भोजन नहीं होता, उसी को खाते हैं और सारा जैसा भौतिक वातावरण जो था उसमें रहते हैं कई दिन। महात्मा गांधी ने अपने पुस्तक में लिखा है कि योगियों का और भोगियों का भोजन एक नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता योगियों का भोजन और भोगियों का भोजन एक। किंतु अब एक सही है, यदि भंडारे करते हैं बाबा लोग तो क्या कहते हैं, वही भोगियों का भोजन कहते हैं। तो वन में जाकर के पढ़ाते थे, उसका कारण ये था कि संसार से संपर्क टूटा रहता था और संसार की विचार भावना हरे मरे दुख दर्द तकलीफ इस सब का वहां प्रवाह नहीं जाता था, एक ही धारा बने रहते थे मस्तिष्क। इसलिए देश और काल का भी महत्व है। शुभ समय में जब वेदांत का अध्ययन किया जाता है, वो ज्योतिष लोग बताते हैं, सुनीता से पता चल सकता है कब का टाइम बढ़िया है। सत्र चलाए जाते थे, उस सत्र को शुभ समय में रखा, तो उत्तम स्थान हो उत्तम काल हो, ये उसमें सहयोगी साधन है। आत्म विचार है कर्तव्य जिज्ञासुरात्म वस्तु नहीं समासाध्य गया सिंधु गुरु ब्रह्म। अतः इस कारण से विचार कर्तव्य जिज्ञासु को आत्म वस्तु का विचार करना चाहिए। कैसे करें? दया सिंधु जो गुरु हों उनके समीप जाकर समासाध्य प्राप्त करके दया सिंधु गुरु ब्रह्म ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ जो गुरु हैं उनके समीप जाकर के आत्म तत्व का विचार करना चाहिए। विचार सागर कहता है, राजा के 3 पुत्र थे, उनकी कथा है। तो राजा ने मंत्रियों की बैठक बुलाई, कहा कि मेरा बुढ़ापा नजदीक आ गया है, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ और लोग तो दुखी हैं अपना अपने दुख से, और मैंने जगत के कारण से अनेक दुख भोगे। राजा को मुसीबत पड़ती है, सनामे आते हैं, कोई भारी विपत्ति आते हैं तो राज्य सरकार बसाते हैं, घर बनाते हैं, धन देते हैं, तो और लोग तो अपने दुख से दुखी रहे और मैंने दूसरों के लिए जिंदगी भर दुख भोगता है। अब मैं किसी गुरु के सामने में जाकर के अध्यात्म विद्या का ज्ञान करके मोक्ष प्राप्ति का साधन करना चाहता हूँ। 3 पुत्र तक इन्होंने राजा की बात सुनी, इन्होंने आपस में विचार किया, कहने लगे मेरा जो राज्य का सुख है इससे ज्यादा सुख देने वाला कोई ठिकाना और है जहाँ पर हमारे पिताजी जाना चाहते हैं, तो क्यों ना हम भी चल पड़े। तीनों ने मिलकर विचार किया और अगले दिन की बाढ़ न लेकर रात को ही निकल गया। 3 पुत्र रात को ही निकल गया। उत्तम दृष्टि, मध्यम दृष्टि, तर्क दृष्टि, ये नाम है। बहुत जगह है, बहुत से संत महात्माओं से विद्वानों से मिले, करते करते देखते हैं एकांत में सुरसरी नदी के किनारे कोई एक संत बैठा, भद्रा मुद्रा धारण कर लिया। ये भद्रा मुद्रा है, उपदेश ध्यान। इस मुद्रा को धारण करके जो उपदेश दिया जाए वो भीतर जाता है सुनने वाले। इस मुद्रा का प्रभाव है, इसलिए प्रवचन देते हैं, ये पढ़ाते हैं लोग, इस मुद्रा को लगा देते हैं। तो भद्रा मुद्रा को धारण करके वहाँ गंगा जी के किनारे पेड़ों के झुरमुख के अंदर एक संत रहता था। शिष्य बहुत थे, दोष रहित शिष्य संघ परिवार, दोष रहित शिष्यों का जो संघ था वो उनका उपदेश सुनता था और चारों तरफ विचार करता था।
वे राजनीति की चर्चा नहीं करते थे, घरग्रस्त की चर्चा नहीं करते थे, केवल जो उपदेश दिया गया है, जो ग्रंथ में आया है, उसी पर शंका समाधान पूर्वक विचार करता है। इसलिए वहां बताया है कि चारों तरफ शिष्यों के संग रूपी जो परिवार था वो उनके उपदेश पर विचार करता था। कोई शंका होती तो उसका समाधान किया जाता था। हम जब पढ़ते थे तो पहले दिन का जो पढ़ा हुआ था उसे तत्काल तैयार कर लेते थे और उसमें जो शंका होते थे उसको नोट कर लेता था। अगले दिन सबसे पहले जाके उसी पर विचार होता था। अब ये कांग्रेस माता जी तो कभी कुछ पूछते भी, कब का ये समझ में नहीं आया। हम तो रोज पूछते थे। आधा घंटा चर्चा चलती थी शंका समाधान, उसके बाद पाठ चलता था 2.5-3 घंटे। और पंडित जी अर्थ करते थे, बहुत विद्वान पंडित हम भाग्य से मिल गए थे, तो हमने उनसे कहते अर्थ मत करो, जहाँ कहीं टकराव होगा, कुछ बात होगी, वहां हम अपना पूछेंगे, आप डाक गाड़ी चलाओ, स्टेशन की जरूरत। तो गाड़ी रुकती नहीं थी। इस तरह